नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय गुड़गांव में मौजूद है मिनी सचिवालय पर, और यहां पे एक किसान मजदूर पंचायत आयोजित की गई थी जिसमें नवदीप कौर आई हैं और उससे इतर एक हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मजदूर अधिकार संगठन की ये नेता रही हैं और सिंघू बॉर्डर जो कि कुंडली इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पे मज़दूरों को उनकी मजदूरी जो लॉकडाउन में बची हुई थी उस मजदूरी को दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। और उस स्थिति में वहाँ के जो मालिकान का संगठन है और पुलिस ने इन लोगों पर ये आरोप लगाया कि ये लोग वसूली और उगाही कर रहे हैं, और उस आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ना दी गई, जेल में डाला गया और 40 दिन जेल में रहने के बाद ये लोग बाहर आए। उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। तो नवदीप जी, हम आपसे अभी जो बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक तरफ किसानों का एक मोर्चा लगा हुआ है, 11 महीने से मोर्चा लगा हुआ है, और उसमें शुरुआती दिनों में आप लोग उस मोर्चे में शामिल भी थे, उस इलाके में आप लोग काम भी करते थे। तो इन सारे हालात के बीच में किसान आंदोलन का वहाँ के मजदूर आंदोलन पर या मजदूरों की स्थितियों पर, उनके संघर्षों पर क्या फ़र्क पड़ा है? क्या कुछ असर, पॉजिटिव असर पड़ा है? कुछ तालमेल विकसित हुआ है मजदूरों और किसान संगठनों के बीच में? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर पूरा 1 साल होने वाला है 26 नवंबर को किसान आंदोलन को, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो किसान आंदोलन रहे हैं वहाँ पे किसान एकता जिंदाबाद ऐसा ही नारा लगा करता था। और अभी बहुत सारे लोग ये बोल भी रहे हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन वहाँ की अगर ग्राउंड की बात की जाए तो पूरे साल के अंदर किसान आंदोलन जीतेगा या हारेगा इसका तो हम लोग बाद में परिणाम देखेंगे, लेकिन किसान आंदोलन ने दिया क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले जागीरदारी सोच थी, चाहे वो छोटा ज़मींदार है चाहे वो बड़ा ज़मींदार है, वो तो है ही है, तो वो ये था कि मजदूरों को कहीं ना कहीं अलग करके देखा जाता था, मजदूरों की बात नहीं की जाती थी। लेकिन आज वो मानसिकता को कहीं ना कहीं चोट हुई है, वो मानसिकता बदली है। और जिस टाइम पे हरियाणा के अंदर बाइकआउट किया जाता है, सामाजिक बंदिशें लगाई जाती हैं मजदूरों के ऊपर, उस टाइम पे वो स्टेज के ऊपर अनाउंस कर रहे हैं, जो ज़मींदार छोटे ज़मींदार हैं, छोटे किसान हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत है, मजदूरों को साथ लेना ज़रूरी है। और जो वहाँ के मजदूर हैं वो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से किसान यहाँ पे बैठे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, वो भी तो कंपनी के खिलाफ हैं। तो जब उनके अंदर हम लोग जा के बताते हैं तो वो बोलते हैं कि हम क्यों नहीं। तो हमारे संगठन के अंदर भी जो मजदूर हैं, पहले कभी हम लोग ऐसे बड़ा धरना कभी करते नहीं थे, तो अभी जो मजदूर हैं वो बड़ी संख्या में आने लगे हैं, मीटिंग के अंदर आते हैं, वो धरने प्रदर्शन के अंदर आते हैं। जब भी किसानों की कोई कॉल होती है तो बड़ी संख्या में मजदूर इसमें शामिल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है कि इस आंदोलन ने लोगों की जो राजनीतिक चेतना है वो यहाँ से यहाँ कर दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो किसान आंदोलन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ के मजदूरों के संघर्षों पर, ये जानने की थोड़ी। देखिए, वहाँ पहले ये था कि वहाँ कोई पहली बात तो कोई संगठन था नहीं, अगर कोई संगठन था तो वो एक्टिव नहीं था। लेकिन वहाँ के अभी मजदूर हैं जो वो ये बोलते हैं कि ये किसान बिल्कुल ठीक बैठे हैं, सही कर रहे हैं। और जब भी वहाँ पे कुछ ऐसी बात होती है कि किसानों को कोई ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आसपास, तो सबसे पहले मजदूर बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे मजदूर हैं जो बिना पैसे लिए वहाँ पर काम करवाते हैं आके, रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर आप देखोगे वो लंगर भी खा रहे हैं और साथ में उनके साथ काम भी करवा रहे हैं। और उनके साथ सारी चीज़ें करवाने के बावजूद भी जब किसानों की कोई कॉल होती है वहाँ पे जाके साथ में खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो फैक्ट्रियों के मजदूर हैं जो वहाँ पे किसानों की तकरीरें सुनते हैं वहाँ पे जाकर। जब मजदूरों की कोई समस्या सामने आती है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री मैनेजमेंट से उनका कोई कॉन्ट्रडिक्शन उभरता है, चाहे वेज को लेकर के चाहे किसी अन्य चीज़ों को लेकर के, तो क्या किसान आंदोलन की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है उनको? बिल्कुल, ये बात है कि जब किसान संगठन है वो 32 किसान जो यूनियन है उसके अंदर हैं, बहुत सारे जो अच्छे किसान जो लीडर्स हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि मजदूरों की जो दिक्कतें हैं उसके खिलाफ भी हम लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वह पूरे तरीके से हम ये बोल दें कि ये है, क्योंकि हर आंदोलन से हम लोग सारी चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हर आंदोलन सारी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम ये जाने, सॉरी बीच में टोकने के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कहीं पे जैसे आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एमएस की तरफ से कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है फैक्ट्री पर, तो वहाँ पे क्या किसानों की तरफ से कुछ लोग जाते हैं समर्थन देने के लिए?
देखिए स्टार्टिंग में कुछ किसान लीडर्स जाया करते, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कुछ कुछ आपदाएं आई हैं कि किसान आंदोलन कुछ कुछ नुकसान भी हुआ है। पुलिस के द्वारा बोला गया कि आप अगर इधर जाओगे तो भाई हम लोग आपको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जब हम लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई धरना करते हैं, तो किसान और मजदूर मिलकर उसमें शामिल होते हैं। लेकिन अभी ये है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा अटैक है कि अभी मजदूर दोबारा से इकट्ठा जैसे होकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी किसानों की कॉल होती है, फिर यहाँ पर कोई हम लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं और अलग तरीके का, तो उसमें किसान शामिल होते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप गुड़गांव में आई हैं, यहाँ पे देखिए एक प्रोटेस्ट का एक कल्चर है और यूनियनें हैं यहाँ पे। मारुति सुजुकी की यूनियन है, बेल्सोनिका की यूनियन है, लगभग हर कंपनी में कुछ छोटी मोटी यूनियन है। कुंडली में इस तरह का क्या कोई कल्चर है क्या? वहाँ पे यूनियनें हैं? वहाँ के मजदूर कैसे अपनी समस्याओं को मैनेजमेंट से वाकिफ़ कराते हैं? कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग की तरफ कैसे जाते हैं? उसका क्या स्ट्रक्चर है? कुंडली इंडस्ट्रियल इलाके की कुछ अगर थोड़ी सी बात आप कर पाएँ। देखिए कुंडली के अंदर 4000 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं और उसमें 1.5-2 लाख मजदूर हैं जो बाहर से आके जो काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कोई संगठन ऐसा नहीं था, जो थे वो बिल्कुल एक्टिव बहुत कम थे, कभी बहुत धरना नहीं था, जिसकी वजह से 2018 के अंदर मजदूर का संगठन बना था और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं है। वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से मानेसर के अंदर हमारे सामने बड़ी उदाहरण है, गुड़गांव के अंदर मजदूर है जो मोबिलाइज हो रहे हैं, लेकिन कुंडली के अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन वहाँ पे शोषण बहुत बड़ी स्तर पर है। वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों का वेतन बराबर नहीं है। रेप की घटनाएं हर रोज़ वहाँ पे सामने आती हैं। वहाँ पे ठेकेदार हैं जो मतलब 2 साल 3 साल आपने काम किया है, कंपनी की बजाय करने के बजाय आपको दोबारा वहाँ पे मतलब एंट्री करनी पड़ती है, रीज्वाइन करना पड़ता है, फिर भी आप ठेकेदारी की तरफ से। ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन अभी वहाँ पे मजदूर का संगठन की तरफ से या फिर और मजदूर हैं जो किसी संगठन से नहीं भी हैं, और हम लोगों ने ये देखने को मिला है कि वहाँ पे जिस टाइम पे हम लोग कोई और काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये न्यूज़ आती है कि बहुत सारे मजदूर बिना किसी संगठन के कंपनी के आगे धरना करने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की बहुत बड़ी प्राप्ति भी है और मजदूरों की मानसिकता की जो स्तर है वो ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं। माने हौसला बढ़ा है वहाँ के मजदूरों में अपने हक को लेकर के। किसान आंदोलन की देखा देखी ही सही, उसके प्रभाव को देख करके उनके अंदर एक हौसला बढ़ा है, आपका ये कहना है। एक सवाल और जानने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के वहाँ पे यूनियनें नहीं है, एक तरीके से आप कहें तो पूरा असंगठित क्षेत्र है। 4,000 फैक्ट्रियों में अगर 2-3 लाख लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग एक तरीके से ठेका मजदूर हैं। वहाँ पे कोई परमानेंट वाला कोई उस तरह का काम नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। तो आप क्या देखती हैं कि कुंडली जो क्षेत्र है वहाँ के मजदूर वर्ग का जो एक स्ट्रगल है और जो गुड़गांव मानेसर धारूहेड़ा का जो स्ट्रगल है उसमें कुछ फ़र्क या कुछ समानता आपको लगती है? बिल्कुल, जैसे अगर शोषण की बात करें, शोषण दोनों का एक जैसा हो रहा है। कंपनियां जो साम्राज्यवाद है बिल्कुल एक है और कंपनी मालिक है एक तरह से उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह के अंदर एक तेज जो संघर्ष जारी हो जाता है, उस जगह के अंदर जो मजदूरों की मानसिकता है उसमें बदलाव आ जाता है और उस जगह के अंदर जब लोग मोबिलाइज होते हैं, इकट्ठा होते हैं और वो अपनी जो डिमांड्स हैं वो रखते हैं इकट्ठा होकर। लेकिन अगर शोषण की बात करें तो वो बिल्कुल एक समान है। ज़्यादातर कंपनियां हैं जो प्राइवेट हैं और उनको लूटा जा रहा है। ज़्यादातर कंपनियां यहाँ भी गुड़गांव के अंदर भी वहाँ भी महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है और यहाँ पे आज भी लोग ठेके पे काम करते हैं। बहुत कम है जो बिल्कुल कंपनी की तरफ से होते हैं और हम इनको एक समान जोड़ के देखते हैं कि ये लोग हैं जो पूरा का पूरा ढांचे को चला रहे हैं, पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। आज हमारे जो आसपास की एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मजदूर ने नहीं बनाया हो और यही NCR के एरिया में बनती हैं, इसी फैक्ट्री एरिया के अंदर बनती है। वो चाहे कुंडली हो, वो चाहे मानेसर हो, वो चाहे गुड़गांव हो, वो इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर बनते हैं और इसी तरीके से काम होता है और वो एक ही पॉलिसी के अंदर काम करते हैं। क्योंकि जैसे अभी लेबर कोड की अगर बात की जाए तो इस हर जगह पे सेम तरीके से लागू होंगे और लेकिन संघर्ष की अगर बात की जाए, यहाँ पे संघर्ष अच्छे तरीके से चल रहा है और अभी कुंडली में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसकी। कुंडली में अभी शुरुआत हुई है। चलिए एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे कि आपके साथी थे शिव कुमार, जिनके ऊपर जातिगत गालियां दी गईं पुलिस थाने में। आपकी गिरफ्तारी के बाद मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में शिव कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, उनको प्रताड़ना दी गई और उनके नाखून भी शायद पुलिस ने निकाल दिए थे और काफ़ी दिन बाद वो भी जेल में थे, उसके बाद निकले। तो अभी क्या उनको क्या वो पहले जैसी स्थिति में अब काम कर पा रहे हैं? क्योंकि एक जो टॉर्चर है उसको झेलने के बाद आदमी में थोड़ा सा एक ट्रॉमा रहता है। क्या अभी स्थिति क्या है शिव कुमार की?
देखिए, शिव कुमार पहले बहुत एक्टिवली काम किया करते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे कि वो कभी रात को घर पे नहीं रहते थे, कभी वो जो उसका रूम है उस रूम में नहीं रहते थे। हमेशा मज़दूरों के साथ सोना, मज़दूरों के साथ खाना, फैक्ट्री के अंदर जाना, मीटिंगें करना, उनको मोबिलाइज़ करना। लेकिन टॉर्चर इतना ज़्यादा उन्होंने झेला है कि अभी भी वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मतलब लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, लगातार उनके जैसे वो चलते हैं तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है। वो मानसिक तौर पे भी परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आंदोलनों में भाग ले रहे हैं, आंदोलनों का हिस्सा हैं। बड़ी संख्या में वो मजदूरों के अंदर जाके वो बात करते हैं, मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चीज़ से हम लोग मनाही नहीं करते हैं कि वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अगर मानसिक तौर पे भी उनको इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर झेलना पड़ा है कि 3 दिन उनको सोने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उनको वो मानसिक तौर पे डिस्टर्ब हैं। और अभी उन्होंने किताब भी एक जो उन्होंने बताया सारा कुछ, क्योंकि वो खुद तो नहीं लिख पाए। मजदूरी 3rd डिग्री करके किताब वो खुद नहीं लिख पाए क्योंकि वो उनको एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है, दूसरी आंख की रोशनी बहुत कम है और इस टॉर्चर के बाद बहुत ज़्यादा उनकी और भी ज़्यादा वीक हुई है। लेकिन फिर भी वो मजदूरों के अंदर तो जा ही रहे हैं। और पूरी स्टोरी जो जसमिंदर टिंकू हैं, जो पहले भी एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने वो स्टोरी पूरी एक बुक के अंदर वो उन्होंने बनाई है और उसका मजदूरी 3rd डिग्री नाम रखा गया। मजदूरी 3rd डिग्री नाम क्यों रखा गया? ये इसीलिए रखा है क्योंकि जो मजदूर शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, जो मजदूर कंपनियों के अंदर काम करते हैं, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर का झेलना पड़ता है। और शिव कुमार की जो स्टोरी है सिर्फ शिव कुमार की नहीं है, वो उन सभी मजदूरों की स्टोरी है जो शोषण के खिलाफ लड़ते हैं और जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचने दी जाती, जो आज भी जेलों के अंदर बंद है। तो वो किताब है जिसके अंदर पूरा टॉर्चर दिखाया गया है 20 दिन लगातार। उसका पता भी नहीं है शिव कुमार कहाँ है और टॉर्चर किस तरीके से किया गया है, कौन सी धाराएं लगाई गई, किस किस तरीके से मानसिक तौर पे पुलिस वालों ने उनको टॉर्चर किया, किस किस तरीके से पूछताछ की जाती है और किस तरीके से स्टेट जो काम करता है वो किताब जो पूरा बयान करती है। एक बहुत संक्षिप्त सवाल कि आप पर भी और शिव कुमार पर भी ये कहा गया कि दलित पृष्ठभूमि होने के नाते आपको पुलिस ने ज़्यादा उस तरीके से ट्रीट किया, ज़्यादा टॉर्चर किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी फैक्टर है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग और भी जैसे राजनीतिक के बंदियों को देखते हैं, उनके ऊपर UAPA लगाया जाता है, उनके ऊपर देशद्रोही के चार्ज लगाए जाते हैं। कभी टॉर्चर की बात सामने नहीं आती क्योंकि वो कहीं ना कहीं उच्च वर्गीय है, कहीं ना कहीं क्लास उसका फ़र्क पड़ता है, जाति का फ़र्क पड़ता है। लेकिन शिव कुमार और मेरी जो अरेस्टिंग होती है, सबसे पहले ये बोला जाता है कि आप तो अछूत हो, आप दलित हो, आपको किसने हक दिया कि आप यहाँ पे बोलो। और ये सबसे बड़ा मेन कारण भी रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद बिना मेडिकल के आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से हो रहा है, ये आम बात हो गई है और इसी वजह से हम लोगों को टॉर्चर झेलना पड़ा है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दलित जो शब्द है, चाहे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दलित शब्द बोल के आपको मारा जाए तो फिर बोलना ज़रूरी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप कौर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।